हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन हमने शुरू किया है और यूपी बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान में हम लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय पढ़ रहे हैं, इतिहास। और मैं आपको साथ ही बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। और स्कूल की बात करें तो किंडरगार्टन से लेकर के कक्षा 12 तक आपको सारे के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स के इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी देर मत करिएगा, अपने फैमिली में, परिवार में, परिचय में जो भी जितने भी लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनमें पढ़ाई करने की इच्छा है, उनको मैग्नेट ब्रेन्स के इस फ्री प्लेटफॉर्म के बारे में बिल्कुल बताएं। हमारी वेबसाइट भी है magnetbrains.com और यूट्यूब पर चैनल भी हैं जो कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर आज के लेक्चर की। और आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 2 पर बेस्ड है। हमारे इतिहास का यानी यूपी बोर्ड के इतिहास का, क्लास 8 के इतिहास का चैप्टर नंबर 2 का नाम है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। कैसे कैसे भारत में कंपनी का राज्य का विस्तार हुआ, मराठा शक्ति को हरा के, मैसूर शक्ति को हरा करके, और धीरे धीरे डलहौजी ने अपनी विलय की नीति का इस्तेमाल किया और लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि का इस्तेमाल किया और भारत के ज़्यादातर रियासतों को अंग्रेजी शासन में मिला लिया। दोस्तों, ये चैप्टर इसी से संबंधित है और इससे संबंधित सारे के सारे लेक्चर में हमने पूरी कहानी समझा दी। आप चाहे तो हमारे सारे के सारे वीडियो एक बार देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे MCQ के बारे में। इस चैप्टर से संबंधित कुछ 20-21 हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को चुना है जो खास है। इनको करने के बाद आपको ये तो तय है कि आपको परीक्षा में कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, किसी और चैनल का हेल्प लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब बेस्ट चैनल आपके पास में है मैग्नेट ब्रेन्स तो फिर बाकी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चैप्टर नंबर 2 का पहला प्रश्न है MCQ का, उसका नाम है हैदर अली सुल्तान बनने से पहले क्या था। हैदर अली का नाम सुना होगा आपने। ये हैदर अली साहब जो थे ये मैसूर के सुल्तान थे और अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ में युद्ध भी किए थे। लगभग जो 2 युद्ध थे वो हैदर अली के साथ ही हुए थे अंग्रेजों के। आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम, आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय, ये दोनों हैदर अली ने किए थे। और हैदर अली जो था वो अंग्रेजों से हारा ही नहीं था और ये सुल्तान बना। लेकिन सुल्तान से पहले क्या था? जब मैसूर का सुल्तान बना उससे पहले क्या ये किसान था या फिर एक बुनकर था या कोई साधारण अधिकारी था या व्यापारी था? कौन था हैदर अली आखिरकार? मैं आपको बताना चाहूँगा कि विजयनगर साम्राज्य के खत्म होते ही मैसूर साम्राज्य ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया, स्वतंत्र घोषित कर लिया। और उसी मैसूर साम्राज्य के अंतर्गत एक छोटे से अधिकारी के रूप में, सैनिक के रूप में काम कर रहे थे ये हैदर अली साहब। और इसी हैदर अली साहब ने धीरे धीरे करके और 1761 में जाकर के मैसूर पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया और बन बैठे सुल्तान। तो राइट आंसर क्या है कि एक साधारण अधिकारी थे, न किसान थे, न बुनकर थे, न व्यापारी थे। ये तो एक साधारण से अधिकारी थे मैसूर के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हैदर अली ने 1761 ईस्वी में किस राज्य पर अपना अधिकार किया। अभी मैंने बताया कि 1761 में हैदर अली कहाँ का सुल्तान बना था। क्या हैदर अली मैसूर का सुल्तान बना, पुणे का सुल्तान बना, त्रावणकोर का सुल्तान बना, या विजयनगर का सुल्तान बना? तो विजयनगर तो खास खत्म हो चुका था और हैदर अली साहब जो सुल्तान थे वो यहाँ के थे मैसूर के। 2 ही सुल्तान तो मेन हुए, टीपू सुल्तान और हैदर अली, जिन्होंने मैसूर को बचाने के लिए अंग्रेजों से 30 सालों तक युद्ध किया लगातार। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? आंग्ल मैसूर युद्ध मतलब हैदर अली के बीच में और अंग्रेजों के बीच में पहला मैसूर और अंग्रेजों के बीच युद्ध कब हुआ था? क्या ये युद्ध 1767 से 1780 तक चला था? क्या ये युद्ध 1767 से 1769 तक चला था? या फिर हमारा ग वाला ऑप्शन सही है, 1790 से 1792, या फिर 1799 से 1800 तक चला था? तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1767 से चालू हुआ था और ये 1767 से 1.5 साल तक चला था। तो ये राइट आंसर उसका होता है 1767 से 1769। और अंत में कोई नहीं जीत पाया था, इस वजह से दोनों के बीच में संधि हुई और संधि के चलते उन लोगों ने अपने अपने जो जीते हुए क्षेत्र थे वो एक दूसरे को वापस लौटा दिए। तो हैदर अली उनसे हार नहीं पाया क्योंकि हैदर अली बहुत पावरफुल था दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो गया? 1767 से 1769 के बीच अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ युद्ध किया था।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के में अंग्रेजों का सेनापति कौन था जिसे हैदर अली ने हरा दिया था? क्या जनरल डायर थे? तो जनरल डायर साहब कौन थे? ये तो भाई बहुत पुराने हैं। जनरल डायर जो थे वो तो 1919 के टाइम पे, याद है आपको 1919 का वो वाकया जब जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी अमृतसर के जालियांवाला बाग में? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम पे थे, तो वो नहीं हो सकते थे। कर्नल बेली ये एक अंग्रेज सेनापति थे, ये हो सकते हैं ऑप्शन में हमारे। चार्ल्स रॉय जैसा कोई सेनापति रहा ही नहीं था। और रॉबर्ट डाउनी साहब जो थे, ये रॉबर्ट डाउनी साहब तो ये एक आयरन मैन का कैरेक्टर है, वे तो आपने देखा होगा हॉलीवुड मूवी के एक्टर है रॉबर्ट डाउनी, तो वो तो हो ही नहीं सकते, वो तो अभी ही जिंदा है। तो कहने का मतलब ये है कि 1700 जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 में, 1780 में कौन था भाई उस समय? तो कर्नल बेली वो व्यक्ति थे जिनको हैदर अली ने हरा दिया था, काफ़ी और बुरे तरीके से हराया था। बाद में फिर हैदर अली के खिलाफ उन्होंने निज़ाम को इकट्ठा किया, मराठों को इकट्ठा किया और इनको हरा दिया था हैदर अली को। लेकिन हैदर अली वापस उठ खड़े हुए, वो तो हैदर अली की मृत्यु हो गई, जिसके बाद टीपू सुल्तान ने मोर्चा संभाला और टीपू सुल्तान ने भी युद्ध हारने नहीं दिया कभी भी। तो उन्होंने भी बाद में क्या हुआ, संधि हो गई, संधि के बाद फिर वापस युद्ध हुए। 4 बार युद्ध हुआ था टोटल मैसूर के साथ, और चौथे युद्ध में अंत में क्या हुआ, टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर पूरा हथिया लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हैदर अली की मृत्यु कब हुई? हैदर अली साहब जो है वो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1980 से 1984 तक चला था। क्षमा करें, मैं 1900 लिख रहा हूँ, 1780 से लेकर के 1784 तक ये आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और हैदर अली साहब जो थे, हैदर अली, इन्होंने इस युद्ध का मोर्चा संभाला था, लेकिन टीपू सुल्तान ने भी संभाला था। तो टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों ने इस युद्ध में मैसूर की तरफ से लड़ाई लड़ी। 1780 से लेकर के 1782 तक इस युद्ध को हैदर अली ने लड़ा, लेकिन 1782 से लेकर के 1784 तक टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को लड़ा। तो दोनों ने लड़ा, इसका मतलब साफ है हैदर अली की मृत्यु हो गई होगी, इसलिए टीपू सुल्तान को बनाया गया सुल्तान। तो हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो गई थी, इस वजह से टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। तो राइट आंसर क्या होगा, 1782 इज द राइट आंसर। आपके सामने रहा, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? कौन सी संधि करना पड़ी? क्या इनको मैंगलोर की संधि करना पड़ी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब खत्म हुआ था? 1784 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में खत्म हुआ था। तो कौन सी संधि करना पड़ी? क्या मैंगलोर की संधि हुई, मैसूर की संधि हुई, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, या कोयम्बटूर की संधि हुई? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम पे केवल 2 ही संधियों का जिक्र होता है, मैंगलोर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? मैंगलोर की संधि हुई थी। तो राइट आंसर क्या है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मैंगलोर की संधि राइट आंसर है। इसमें दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दिया था और कुछ इनके बीच में संधि हुई थी कि आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे जो भी, लेकिन अंत में ये हुआ कि अंग्रेजों ने फिर दोबारा से युद्ध कर दिया, दोबारा से युद्ध किया, 1790 के आसपास युद्ध हुआ, लेकिन उसमें टीपू सुल्तान तीसरे वाले युद्ध में हार गया था और टीपू सुल्तान को तीसरे युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी संधि पर है, श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच हुई थी? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम युद्ध जो है वो संधि हुई, और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जब संधि हुई तो किसके बीच में हुई? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और मैसूर के सुल्तान के बीच में हुआ था, और सुल्तान था टीपू सुल्तान। तो कौन कौन थे उसमें? अंग्रेज हैदर अली नहीं था, मराठा टीपू सुल्तान के बीच में नहीं था, अंग्रेज और टीपू सुल्तान ये तो लड़े ही नहीं थे। तो राइट आंसर क्या हो गया, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो राइट आंसर आपके सामने ये रहा, श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन गवर्नर जनरल था? गवर्नर जनरल कौन था जब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 का केवल औपचारिक युद्ध था, बहादुरी के साथ टीपू सुल्तान लड़ा और टीपू सुल्तान ने प्राण त्याग दिए, उनकी डेथ हो जाती है। तो कुल मिला के बात यह थी कि टीपू सुल्तान उस समय
की डेथ हो गई और पूरा मैसूर चला गया अंग्रेजों के हाथ में। लेकिन कौन था उस समय 1799 में? मैं आपको बता दूं, देश में 1798 में एक पॉलिसी आई थी जिसका नाम था सहायक संधि। शायद अब आपको आइडिया लग गया होगा मैं किस गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूं। कौन लेकर के आया था सहायक संधि? जो सहायक संधि लेकर के आया था वही गवर्नर जनरल था। क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस तो स्थायी बंदोबस्त 1793 में लेके आए थे। क्या लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे? तो लॉर्ड डलहौजी तो 1800 ईस्वी के आसपास थे। और लॉर्ड हेस्टिंग्स ये भी नहीं था। बचे हुए आपके लॉर्ड वेलेजली जो 1798 में आए थे और वही थे उस युद्ध में जब आंग्ल मैसूर का चौथा युद्ध हुआ था। जबरदस्ती षड्यंत्र का जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था टीपू के ऊपर, कि टीपू सुल्तान ने निजाम और मराठा के साथ मिलकर अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करने का षड्यंत्र बना रहे, इसी वजह से उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया और टीपू सुल्तान लड़ते हुए मारा गया। टीपू सुल्तान का एक वाकया वहाँ पर था कि एक दिन का शेर बनकर जीना अच्छा है, लंबी जिंदगी भेड़ों की तरह जीना अच्छा नहीं है। तो उनका अच्छा था कि लड़ना जरूरी है, भले हम कमजोर हैं लेकिन लड़ेंगे जरूर। लड़ाई की, हार गए और गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? लॉर्ड वेलेजली, और पूरे मैसूर को बांट दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। लॉर्ड वेलेजली किस नीति के जनक थे? कौन सी नीति लॉर्ड वेलेजली साहब लेकर के आए थे? तो लॉर्ड वेलेजली साहब जो नीति लेकर के आए थे, क्या वो सहायक संधि थी? क्या वो विलय नीति थी? हड़प नीति थी? फूट डालो शासन करो नीति थी? तो आपका अभी मैंने बताया कि लॉर्ड वेलेजली साहब ने सहायक संधि लेकर के आए थे। और उस सहायक संधि में उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि जो भी रियासत अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर साइन करेगी, उस रियासत को अपने रियासत में एक तो अंग्रेजी रेजिडेंट को बिठाना पड़ेगा, दूसरा वो रियासत अपनी पर्सनल निजी सेना नहीं रख सकती, उसकी रक्षा अंग्रेज करेंगे। लेकिन इसके एवज में, इसके बदले वो शासक जो रहेगा, वो रियासत का राजा जो रहेगा, वो अंग्रेजों की सेना का खर्च उठाएगा। और अगर राजा अंग्रेजों की सेना का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है तो उतना ही क्षेत्र ले लेंगे जिससे उतना राजस्व मिल जाए जिससे हमारी सेना का काम चल जाए। ऐसे करते करते वेलेजली की इस नीति ने बहुत सारे शासकों से बहुत सारा एरिया छीन लिया और अंग्रेजी साम्राज्य फैलता गया। और ये राइट आंसर कौन सी नीति थी? वो सहायक संधि थी। वो ये सहायक संधि थी, विलय, क्षमा करें, सहायक संधि उसको कहा जाता था। तो राइट आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का? सहायक संधि। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। रेजिडेंट क्या होता है? 10वें प्रश्न में पूछा गया है रेजिडेंट क्या है। ये रेजिडेंट शब्द क्या होता है? दोस्तों ये क्या होता था? सहायक संधि एक लाई गई थी जब वेलेजली के द्वारा, लॉर्ड वेलेजली ने 1798 में लेके आया था। उसी में कहा गया था कि हर एक रियासत में जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करेगा उसमें एक रेजिडेंट जो है वो रियासत में बैठेगा। तो वो रेजिडेंट एक्चुअल में क्या है? क्या रेजिडेंट एक क्षेत्र हो सकता है? क्या किसी हथियार को बोलते थे? क्या रेजिडेंट कोई अधिकारी होता था या फिर कोई शासक था? तो दोस्तों इस सहायक संधि में बोला गया था कि एक अंग्रेज अधिकारी को रेजिडेंट के रूप में बिठाया जाएगा जो उस रियासत में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करेगा। अब राजा जो भी डिसीजन लेगा उसमें राजा जो है उस रेजिडेंट से अपना बात शेयर करेगा, उसका समर्थन लेगा, सहायता लेगा, ताकि अंग्रेजों को भी राज्य में क्या हो रहा है उसके बारे में पता चले। तो इसका राइट आंसर क्या है कि रेजिडेंट एक अधिकारी को कहा जाता था और रेजिडेंट इनके राजा के मामले में काफी ज्यादा मात्रा में इंटरफेयर भी करता था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11वां क्वेश्चन। टीपू के किस यूरोपियन शक्ति के साथ अच्छे संबंध है? टीपू सुल्तान की बात हो रही है। टीपू सुल्तान का लगातार युद्ध अंग्रेजों से हुए। क्या कारण है कि दूसरी यूरोपीय शक्ति से नहीं हुए? इसका मतलब साफ था कि अंग्रेज से वो दुखी था, अंग्रेज से परेशान था, बाकी दूसरी शक्तियों से उसको दिक्कत नहीं थी। और यूरोप में लगातार उसके कनेक्शन बने हुए थे। यहाँ तक कि यूरोप में एक क्लब चलता था, जैकोबियन क्लब, उसका मेंबर बना था टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान कहीं ना कहीं यूरोप की शक्तियों से मिला जुला था और टीपू सुल्तान के घनिष्ठ संबंध उसने समझ लिया था कि अंग्रेजों से अगर कोई लड़ सकता है तो वो है फ्रांसीसी शक्तियां। तो फ्रांस सरकार से, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसके बहुत अच्छे प्रगाढ़ संबंध थे और टीपू सुल्तान चाहता था कि जब वो अंग्रेजों से युद्ध लड़े तो फ्रांस उसके लिए युद्ध लड़ने के लिए साथ आए। और एक युद्ध में तो उसने मना भी लिया था, फ्रांसीसी शक्ति आने भी वाली थी, लेकिन उससे पहले ही टीपू सुल्तान की डेथ हो गई ही और टीपू सुल्तान वो युद्ध हार जाता है। अगर फ्रांसीसी शक्ति उस समय टीपू सुल्तान का साथ दे देती तो अंग्रेज से कभी भी टीपू सुल्तान हार नहीं सकता।
तो राइट आंसर क्या है, फ्रांसीसी शक्तियों से उसके काफी अच्छे संबंध थे, क्योंकि वो जैकोबियन क्लब का मेंबर भी था और फ्रांसीसियों से शुरुआत से ही अच्छे उनने सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे थे। प्रश्न क्रमांक 12 है दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध, क्षमा करें, द्वितीय तो बहुत पुराना है, लेकिन तृतीय की बात करें, तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? क्या 1556 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था? तो 1556 में तो द्वितीय युद्ध लड़ा था, जब अकबर था, द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर हेमू के बीच में। जब बात करें 1526 का, तो दोस्तों ये तो प्रथम युद्ध की बात हो रही है। 1761 की बात करें या 64 की, अब हमारे पास दो ऑप्शन, तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया और पानीपत का द्वितीय जो आपके सामने लिखे हुए, इनमें से कौन सा पानीपत का तृतीय युद्ध था? देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ये 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1764 में तृतीय युद्ध, जिसमें इस तृतीय युद्ध में हुआ क्या था, मराठा जो थे इनके सामने था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली साहब यहाँ पर थे और इन्होंने इसको हराया था। अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर थे, अहमद शाह अब्दाली, इन्होंने, अफगान शासक था दोस्तों ये, जिसने मराठा को हरा दिया था तृतीय पानीपत युद्ध में। तो राइट आंसर क्या? 1761 इसका राइट आंसर है। ये 1761 का युद्ध बहुत निर्णायक भी था, क्योंकि मराठा शक्ति बहुत उत्कर्ष पे थी, बहुत पावरफुल हो चुकी थी, मराठा संघ हो गया था और अंग्रेजों को डर था कि मराठा को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा संघ था। और धीरे धीरे क्या हुआ, इस पानीपत के युद्ध ने उनको तोड़ दिया, क्षीण हो गई शक्ति, तो मराठा जो थे वो नीचे आ गए थे, पतन पे हो गया था और मराठा की शक्तियां टूट चुकी थी। अंग्रेजों को इसी का फायदा मिला और धीरे धीरे उन्होंने मराठा को भी हरा दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, पानीपत के युद्ध में मराठा को किसने हराया था? अभी हमने बात की अहमद शाह अब्दाली ने, लेकिन यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली लिखा ही नहीं है, यहाँ पर लिखा है अफगान शासक, मंगोल शासक, अरबी शासक या ईरानी शासक। कौन सा शासक था अहमद शाह अब्दाली? तो अहमद शाह अब्दाली कहाँ से आया था? अफगान से आया था, अहमद शाह अब्दाली। इससे पहले नादिर शाह भी आया था, तो अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, ये दोनों कहाँ से आए थे? अफगान से आए। तो अफगान शासक ने ही हराया था पानीपत के तृतीय युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रश्न, प्रथम मराठा युद्ध में किसने मराठा का नेतृत्व किया? देखिए जैसे ही 1761 में मराठा का युद्ध अहमद शाह अब्दाली से पानीपत के तृतीय युद्ध के रूप में हुआ, इनकी शक्ति क्षीण हो गई और मराठा बढ़ गए अलग अलग। ये मराठा जो है अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ गए। काय में बढ़ गए? ये बटे हुए थे ऑलरेडी सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया, ये भी इन्हीं के हिस्से थे। सिंधिया, होलकर ये अलग थे और गायकवाड़ ये अलग थे, भोसले ये अलग थे। ये सब अलग अलग जगह से आए थे और इन सबको मिलकर के मराठा संघ बोलते, सबको हरा दिया था अहमद शाह अब्दाली ने। अब इनकी पावर कमजोर हो गई तो सबका ध्यान एक जगह केंद्रित था कि अगला पेशवा कौन बनेगा। सब पेशवा बनने की होड़ में लगे थे और सब पेशवा बनना चाहते थे, जो पुणे में बैठता था। अब क्या हुआ, पेशवा की अचानक मृत्यु हो गई। माधवराव साहब उस समय पेशवा थे। माधवराव साहब की मृत्यु हो जाती, जिसके बाद क्या होता है कि जो रघुनाथ राव साहब है ये पेशवा बनना चाहते थे। तो रघुनाथ राव साहब पेशवा बनना चाह रहे थे, चाचा थे इनके, तो पेशवा बनना चाहते। लेकिन क्या हुआ कि नारायण राव जो माधव राव का भाई था, उसके बेटे को, नवजात बच्चा था, उसके बेटे को गद्दी मिली, किसकी? पेशवा की। उसका बेटा पेशवा बन गया नारायण राव का। देखो कितनी पिक्चर घूम रही है। इस युद्ध के बाद सभी लोग चाहते थे कि पेशवा हम बने, लेकिन पेशवा की मृत्यु हुई माधवराव साहब की। माधवराव साहब की मृत्यु के बाद रघुनाथ राव बनना चाहते थे, लेकिन नारायण राव के बेटे को पेशवा बना दिया। और नारायण राव के बेटे को, बेटा था, छोटा बच्चा था, तो वो कहां से लड़ेगा? उसका संरक्षण करने के लिए नाना फडणवीस साहब को चुना गया था। हर एक व्यक्ति का यहाँ पर बहुत योगदान है। नाना फडणवीस साहब को किया गया और इसी नाना फडणवीस साहब ने नेतृत्व किया था प्रथम मराठा युद्ध का। अंग्रेजों ने लड़ाई की, क्योंकि रघुनाथ राव को जब नहीं बनाया ना, तो वो अंग्रेजों के पास चला गया। जब रघुनाथ राव को नहीं बनाया गया तो उन्होंने अंग्रेजों की शरण ले ली, अंग्रेजों की शरण में गया
और अंग्रेजों ने 1775 में इनके साथ युद्ध किया। युद्ध हुआ 1782 तक चला, 7 सालों का युद्ध था। लेकिन नाना फडणवीस साहब कुशल नेतृत्व वाले थे, बहुत मजबूत थे, इनने मिलकर के उनका सामना किया और अंग्रेज को जीतने नहीं दिया और अंत में अंग्रेजों ने इनके साथ संधि कर ली। और संधि के बाद ये हुआ कि शांत हो गए। सालबाई की संधि हुई थी उनके बीच में, सालबाई की संधि के साथ ये युद्ध खत्म हुआ। तो राइट आंसर क्या है? नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा लड़े थे। सालबाई की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी दोस्तों? अभी बताया मैंने, 1775 में युद्ध शुरू हुआ, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में शुरू हुआ, 1782 में खत्म हुआ। और इस युद्ध में नाना फडणवीस साहब ने कुशल नेतृत्व के साथ लड़ाई करी और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और वो युद्ध अंग्रेज को जीतने नहीं दिया और सालबाई की संधि हुई। वो युद्ध था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय तृतीय चतुर्थ नहीं था, वो पहला आंग्ल मराठा युद्ध था। सारे मराठा युद्ध आपकी किताब में दिए हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली जो युद्ध हुआ था वो पहला ही था दोस्तों, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, 7 साल तक चला। अंत में सालबाई की संधि करनी पड़ी और उसके बाद फिर क्या, ये बट गए थे थोड़े से, मराठा जो है वो अलग अलग बट गए थे। ये मिल के लड़ते ना तो जीत जाते, लेकिन ये अलग हो गए थे, इसी वजह से द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में लगभग खत्म हो गए थे सब कुछ। तो सालबाई की संधि हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, पेशवा कहाँ पे रहते थे? ये पेशवा साहब कौन थे? सभी मराठा संघ की नाम लिया मैंने अभी, चाहे ग्वालियर के सिंधिया हो, चाहे इंदौर के होलकर हो, या बड़ौदा के गायकवाड़ हो, या भोसले साहब हो, ये सब मिलकर के, ये जितने भी लोग के नाम मैं बता रहा हूँ, ये सारे लोग को बोलते थे मराठा संघ। इन मराठा संघ का जो हेड होता था, प्रधानमंत्री, उसको बोलते थे पेशवा। और ये पेशवा जो है ये कहाँ बैठते थे? क्या ग्वालियर में बैठते थे, इंदौर में बैठते थे, पुणे में बैठते थे, या नासिक में बैठते थे? तो मैं आपको बता दूं कि पूरे मराठा का संघ का जो गढ़ था, जो केंद्र था, वो था पूना, पुणे में बैठते थे। तो पूना से पेशवा बनाया, तो पेशवा जो है पूना में बैठते थे और वही उनका एक स्थान था। तो जिसका पूना पर अधिकार हो जाएगा उसका पूरे मराठा संघ पर अधिकार होता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17, द्वितीय मराठा युद्ध में किन मराठा सरदारों की पराजय हुई? देखिए, पहले मराठा युद्ध में सभी मराठाओं ने नाना फडणवीस के नेतृत्व में युद्ध किया, इसलिए अंग्रेज जीत नहीं पाए। लेकिन उन्होंने फूट डालना शुरू की, सब लोग अलग अलग बढ़ गए थे, इसलिए जब लड़ाइयाँ हुई ना तो होलकर, भोसले और सिंधिया के बीच में अलग चल रहा है, सब अलग अलग राइवलरीज चल रही थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक एक शक्ति को हराने का प्रयास किया। इसी वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, 1803-4 की बात बता रहा हूँ मैं, तो अंग्रेजों ने क्या किया, द्वितीय मराठा युद्ध किया। कई साल हो गए उस बात को, उसके बाद हुआ 1782 के बाद, सीधा 1800 के बाद हुआ था। तो ये हुआ कि भोसले और सिंधिया दो शक्तियां थी जिनको उन्होंने हराया था। तो न होलकर मराठा के साथ बीच में हुआ था, न गायकवाड़ सिंधिया, न भोसले, न होलकर भोसले। ये भोसले और सिंधिया जो दो थे, इनको अंग्रेजों ने हरा दिया था। अंग्रेज और भोसले और सिंधिया के बीच में हुआ था। फिर इनके पास अलग अलग संधियां भी हुई, वो काम का था। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा सरदार की पराजय हुई, तो 2 मराठा सरदार इसमें हार गए थे, भोसले और सिंधिया। जबकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में केवल होलकर के साथ हुआ था उनका युद्ध, और होलकर को भी अंग्रेजों ने हरा दिया था। एक एक करके हरा रहे थे वो। तो राइट आंसर क्या हो गया, भोसले और सिंधिया, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुरजी अर्जन गांव की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ की? तो मैं आपको बता दूं कि सुरजी अर्जन गांव की जो संधि हुई थी, ये हुई थी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी। तो ये युद्ध किसने जीत लिया था? अंग्रेज जीत गए थे। और इस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भोसले भी थे और सिंधिया भी थे। भोसले और सिंधिया दोनों को हराया था किसने? अंग्रेजों ने। और इन्होंने, अंग्रेज ने क्या किया, सिंधिया के साथ में संधि की, जिसका नाम था सुरजी अर्जन गांव की संधि। तो गायकवाड़ भी नहीं, भोसले भी नहीं, होलकर भी नहीं, सिंधिया के साथ में सुरजी अर्जन गांव की संधि की। इसमें बहुत सारा हिस्सा सिंधिया घराने का अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। सुरजी अर्जन गांव की संधि, राइट आंसर सिंधिया। दूसरा है, भोसले के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि हो गई। अब भोसले साहब भी उसमें थे, मतलब भोसले जो थे सरदार, वो भी लड़े थे, वो भी हार गए थे। इनके साथ भी अंग्रेजों ने संधि की। इनके साथ कौन सी संधि की? क्या सुरजी अर्जन गांव की हुई?
तो सुरजी अर्जुन तो वो हमने देखा, अभी पढ़ा समझा, वो सिंधिया के साथ में हुई। देवगांव की हुई, राजपुर घाट की हुई, ये नागपुर की हुई। तो राजपुर घाट की जो संधि थी वो होलकर के साथ हुई थी, ध्यान रखना। ये संधि हुई थी सिंधिया के साथ, ये संधि हुई थी होलकरों के साथ, और ये संधि हुई थी भोसले के साथ। तो नागपुर की कोई ऐसी संधि यहां पर नहीं मिलती। ये 3 संधियां काफी इंपॉर्टेंट थी, तो आप समझ सकते हैं कि भोसले के साथ कौन सी संधि हुई थी। तो देवगांव की संधि इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, पेशवा बाजीराव द्वितीय को कहां भेज दिया गया था पेंशन के साथ? आखिरी में जब चतुर्थ मराठा युद्ध हुआ था, चौथा, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने शुरू किया था वो, क्योंकि बाजीराव द्वितीय ने रेजिडेंस पर, मुंबई पुणे रेजिडेंट पर हमला कर दिया था। हमला कर दिया अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने उसको युद्ध समझ लिया और युद्ध में बाजीराव पेशवा को हरा दिया। संयुक्त सेना लड़ी थी, लेकिन बहुत कमजोर थे मराठा उस समय, तो युद्ध हार गए थे मराठा अंग्रेजों से। और युद्ध हार गए तो अंग्रेजों ने एक काम किया कि पेशवा का पद ही समाप्त कर दे, तो पेशवा के पद को ही समाप्त कर दिया गया था। और फिर वो जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे उसको एक जगह भेज दिया गया था, कानपुर भेजा गया था। और कानपुर में वो जगह का नाम पूछ रहे, वो कानपुर भेज दिया गया पेंशन के लिए। 8 लाख रुपए पेंशन थी। क्या वो पुणे भेज दिए गए थे? तो पुणे तो कानपुर में नहीं आता, वो अलग ही है। क्या नागपुर भेजे? तो नागपुर भी कानपुर में नहीं आता। क्या कोंठाना में भेज दिए गए थे या बिठूर में? तो ये तीनों ऊपर के आंसर गलत है, जबकि बिठूर में उनको भेजा गया था। 8 लाख रुपए पेंशन, वार्षिक पेंशन के साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय को, जो कि अंतिम पेशवा हुए थे, उनको वहां भेज दिया गया था और पेंशन उनकी हो गई थी। और बिठूर में थे वो, ये ध्यान रखना आप। चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध के बाद बाकी सारा मराठा साम्राज्य था वो कायम अधीन हो गया था, अंग्रेजों के अधीन हो गया था। हमारा अंतिम क्वेश्चन दोस्तों वो है, विलय नीति के द्वारा डलहौजी ने किस रियासत को अपने शासन में मिला लिया? तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि विलय की नीति क्या है। ये विलय की नीति आखिर क्या है? डलहौजी जब भारत का गवर्नर जनरल बन के आया ना दोस्तों, तो डलहौजी का एक ही सपना था कि जो लॉर्ड क्लाइव साहब चाहते थे पूरे भारत पे साम्राज्यवादी है, उनकी इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य बढ़ाना था। तो इन्होंने क्या किया कि युद्ध बार बार लड़ने से मतलब नहीं है, बहुत सारी नुकसान होता है, तो दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने एक नीति लागू की जिसका नाम था विलय की नीति या हड़प की नीति, हड़पने की नीति। उनने क्या बोला कि जो राजा जिसकी संतान नहीं है, जिसकी संतान नहीं मतलब पुरुष संतान नहीं है, और अगर राजा की मृत्यु हो जाती है तो उस राजा का रियासत जो है वो अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाएगा। किसका रियासत? जिस राजा का पुत्र नहीं होगा और उसकी मृत्यु हो जाए बिना पुत्र के, तो वो राजा का सिंहासन जो साम्राज्य है वो मिला लिया जाएगा। इसमें राजा को गोद लेने का अधिकार भी है, लेकिन गोद लेने की अनुमति अंग्रेजों से लेनी पड़ेगी। अंग्रेज चाहे तो गोद लेने का अधिकार दे सकते हैं, अंग्रेज चाहे तो मना भी कर सकते हैं। झांसी की रानी के साथ भी तो यही हुआ था कि उनका जब जो उनके पति की मृत्यु हुई थी, जब उनको बेटा नहीं था, बेटे की मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी थी किसी वजह से, और उसके बाद उन्होंने एक दत्तक पुत्र, एक गोद लिया था पुत्र को, उसको बिठा दिया साम्राज्य पर, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं माना उसको, क्योंकि अंग्रेज ने बोला था कि दत्तक पुत्र, गोद लिया पुत्र तभी मान्य होगा जब हम मान्यता देंगे, और हम मान्यता दे ये हम बाध्यकारी नहीं है। इसलिए उन्होंने एक एक करके बहुत सारे क्षेत्रों को हड़प लिया था। सबसे पहले हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने सातारा को अपने अंडर में किया था। सातारा के बाद संभलपुर, उदयपुर, नागपुर और अंत में झांसी को भी अपने अधीन किया था। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जगह रियासत को अपने अधीन किया। क्या सातारा को किया था? सबसे पहले सातारा को ही किया था। सातारा को अपने अधीन कर लिया था, नागपुर को कर लिया था, झांसी को भी कर लिया था। इसका मतलब राइट आंसर क्या है? सभी को अधीन कर लिया था। शायद यही कारण था कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति की वजह से हमारे देश के शासकों में एक एकता जागी और उनके खिलाफ 1857 की क्रांति ने जन्म लिया, और जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने जो है खूब विरोध किया, पुरजोर संघर्ष किया। अंत में महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जरूर हुई, लेकिन कहा जाता था कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और बुंदेले हरबोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। ये काफ़ी पुराना वाक्य दोस्तों, ये आज भी बुंदेलखंड में ये चलता। महारानी लक्ष्मीबाई की जो वीरों की तरह लड़ी थी, ऐसा कहता है कि कोई अगर पूरे युद्ध में कोई मर्द की तरह लड़ा था तो वो महारानी लक्ष्मीबाई थी। ये खुद शब्द जो है उस अंग्रेज ने लिखे जो इनके खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। तो वाकई में इस तरह से लड़ी थी वो। तो सारे के सारे जो रियासत थे उन्होंने धोखे से मिला लिए, और आखिर में तो अवध को तो वैसे ही मिला लिया कुशासन के चक्कर में। तो आज क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी लेकर के आए थे विलय की नीति, और इससे उनने पूरे देश के मैक्सिमम रियासतें जो थी अब अंग्रेजों के अंडर में आ गई थी।
दोस्तों ये इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग विषय, आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा और आगे भी ऐसे मजे आपको पढ़ने में आए। और जो लेक्चर हो चुके हैं वो आपको देखना है, भूगोल के लेक्चर आप देखना चाहते होंगे। आप अगर यूपी बोर्ड से संबंधित जो भी लेक्चर देखना चाहते हैं कक्षा 8वीं या दूसरी क्लास से संबंधित, तो आप हमारी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में जा सकते हैं। वहां पर आपको प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री आपको दिखा देंगे। दोस्तों आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है magnetbrains.com, जहां पर आपको मिलता है 100% फ्री सारे वीडियो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स की जो टीम है उसने एक और नया इनिशिएटिव लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो आपको बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध कराती है, लेकिन कोर्सेज के साथ साथ बहुत सारे लोगों को वीडियो के साथ साथ कुछ बुक्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपको बुक्स भी अवेलेबल करवाएगी। मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपको ई बुक्स भी अवेलेबल करवा सकती है। आप चाहे तो सारे वीडियो देख ही सकते हैं, लेकिन आपको बुक्स और ई बुक्स भी आपको मिल जाएगी। आप चाहे तो बुक्स मंगवा सकते हैं, आप ई बुक्स चाहते हैं तो आपको ई बुक्स भी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया है, फॉर्म फिल करिएगा, हमारी टीम आप तक पहुंच जाएगी और तुरंत आपसे संपर्क कर लेगी। आपको कौन से कोर्स के लिए कौन से नोट्स चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए बहुत सारे कोर्सेज लेकर के आए हैं, जिसमें जो हमारे टॉप कोर्सेज है वो कुछ इस प्रकार है। सीबीएसई इंग्लिश और हिंदी मीडियम, जहां सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में मैग्नेट ब्रेन्स आपको देता है किंडरगार्टन से लेकर के कक्षा 12 तक के सभी कोर्सेज एनसीईआरटी बेस्ड। वहीं हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइड करता है क्लास 7 से क्लास 12 तक के ऑल कोर्सेज। अगर आप बात करें ओलंपियाड या एनटीएससी की, तो ये तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स से आप कर सकते हैं। सीयूईटी की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सोचते हैं सीयूईटी क्या है, तो मैं आपको बता दूं 12वीं के बाद हर व्यक्ति चाहता है, हर स्टूडेंट चाहता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाऊं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए अब एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसको सीयूईटी बोलते हैं। ये कंपलसरी है, तैयारी करो और अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करो। आईआईटी, जेई और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक एंड इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जेब और केब जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स के इस चैनल के द्वारा बिल्कुल फ्री में करवाई जा रही है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो कृपया कमेंट में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।